अच्छा बच्चों, फिर आई एम बैक वंस अगेन। मैं अब जरा लिख लूँ फिर आपको बताता हूँ जरा तसल्ली के साथ सारी चीजें। नॉन आइडियल आर विस्कस, दे आर कंप्रेसिबल एंड दे हैव turbulent flow. हाँ जी सनीसा बच्चे, मैंने सिर्फ इसलिए लिखना शुरू किया था ताकि जितनी देर वो वीडियो का इशू रिजॉल्व नहीं होता उतनी देर मैं कुछ ना कुछ तो करूं, फारग तो ना खड़ा रहूं। सो अब मुझे बताइए, थिंग्स आर कूल, थिंग्स आर फाइन, शुड आई स्टार्ट? जरा बताइएगा, जरा आइएगा ऑन कमेंट्स पे आइएगा जरा। शाबाश। इफ रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट बिकम्स हाफ, वो इतनी स्पीड से वो रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट वाला कमेंट जरा दोबारा करना काकी, काकी काका जो भी है। if the radius of droplet becomes half, then its terminal velocity will become 1/4. ठीक है, आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। मुनीम जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। लीजिए अब बात को शुरू करें। रुखेमा, आपने वो मैंने आपसे पूछा था, आपको मैंने मैसेज भी किया था, आपका मुझे कमेंट याद आ गया देख के। अपनी प्रॉब्लम्स मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। शराज तुम्हें देख के ना मुझे पता क्या फीलिंग आती है, तुम्हें देख के अक्सर मुझे वो फीलिंग आती है जिस तरह अगर आपने किसी से उधार मांगा हो ना और आप सड़क पर चल रहे हो और आपको वो बंदा मिल जाए तो जो आपका हाल होता है ना उस वक्त वो मेरा हाल होता है तुम्हारा कमेंट देख के। यार आई नो, यकीन करो तुम्हें मेरी लाइफ इस वक्त पता नहीं चल रहा है हाउ मच बिजी इट इज गोइंग राइट नाउ। आई विल कमेंट टुडे इंशाल्लाह, अभी कमेंट करूंगा। इसके बाद वो जो तुम्हारा सोल्यूशन था उसे भी भेजता हूँ वापस। सो भाई कल लास्ट टाइम हमारी जो बात चल रही थी दैट वाज ऑन फ्लूइड फ्लो। बता रहा था दो किस्म का फ्लो होता है, एक जिसे स्ट्रीमलाइन कहते हैं, सीध में एक धार के साथ स्टेडी वे में अगर फ्लूइड फ्लो करे तो उसे हम लेमिनार फ्लो कहते हैं। डांसिंग फाउंटेन्स की एग्जांपल दी थी और मैंने कहा था कि ये फ्लो आम तौर पे लो वेलोसिटी के ऊपर डोमिनेंट होता है। इसके बरअक्स अगर आप दूसरी तरफ जाएं, सर कल के टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो करवा दें। वाह ज़ारा कितनी अच्छी लगी, आप यकीन करें मैं सदके जाऊं, मैं सदके ही चला जाऊं। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी तरफ उसके बरअक्स वो फ्लो जो कि हाई वेलोसिटी पे डोमिनेंट होता है, बिखरा हुआ होता है, स्प्लैशिंग प्रोड्यूस हो रही होती है, दैट फ्लो इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। आज हमने उसी बुनियाद पे फ्लूइड को दो कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया, सेपरेट किया। आइडियल फ्लूइड जो नॉन विस्कोस हो, आइडियली जिनकी विस्कोसिटी जीरो हो। याद रखिएगा आइडियल फ्लूइड्स की जो विस्कोसिटी होती है आइडियली दैट मस्ट बी जीरो। फिर ये इनकम्प्रेसिबल हो, इनकम्प्रेसिबल बोले तो इन्हें कंप्रेस ना किया जा सके, दबाया ना जा सके। मैं बताता हूं सिलेबस। इनका फ्लो लेमिनार हो, फ्लो लेमिनार से मुराद ही है स्प्लैशिंग प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, टर्बुलेंट फ्लो नहीं होना चाहिए। थे जो हाँ ओके ज़हरा, मैं भी वो मुझे याद आ गया, मैं भी वो करवा के फिर आगे बढ़ूंगा, चैप्टर को फिर खत्म करूंगा। ओके इंशाल्लाह, मैं कल भी भूल गया था ज़हरा, आई गॉट इट, सॉरी। आज इंशाल्लाह करवा के फिर आगे चलूंगा। तो भाई उसके बाद कंप्रेसिबल, दे आर कंप्रेसिबल, उन्हें कंप्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल वाटर और इथेनॉल ये कंप्रेसिबल हैं, लिहाजा ये नॉन आइडियल है। इनका फ्लो भी टर्बुलेंट होता है, स्ट्रीमलाइन नहीं होता। सो ये प्रॉपर्टीज जो थी, दे आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल फ्लूइड्स। आज थोड़ी सी बात इससे आगे और चलते हैं, एक सिंपल सा और टॉपिक, दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बस अब आप लोगों ने कुछ देर मुझे गौर से सुनना है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के बाकी प्रॉब्लम्स की तरफ आऊंगा। जस्ट कीप लिसनिंग टू मी फॉर ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स, चीजें समझ में आ जाएंगी आपको भी और मुझे भी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, याद रखिए कि जब भी हम किसी इक्वेशन की बात करते हैं ना तो इक्वेशन की भी स्टेटमेंट होती है। इक्वेशन हमसे कहना क्या चाह रही है, इक्वेशन का रिजल्ट क्या है। जैसे हम कहते हैं लॉ के लिए लॉ की एक स्टेटमेंट होती है, इसी तरह की इक्वेशन की भी स्टेटमेंट होती है। उस इक्वेशन में कहा क्या जा रहा है, इक्वेशन में साबित क्या किया गया। सो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या साबित किया गया आपसे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में आपसे रोजमर्रा की एक चीज साबित की गई जो आप सब ने एक्सपीरियंस की हुई है। आप बड़े मजे से जब सेन धो रही होती हैं, ये जब आप बॉयज बड़े मजे से अपनी बाइक धो रहे होते हैं, ये गाड़ी धो रहे होते हैं, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि अगर आप पाइप को एज इट इज हाथ में पकड़ लें तो जो वाटर फ्लो करके बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी कदरे कम होती है।
अगर आपने पानी दूर तक फेंकना निशाना लेके, तो आप क्या करते हैं, उसके आगे उंगली रख देते हैं। जब आप उंगली रखते हैं तो एक्चुअली आप कर क्या रहे होते हैं, उस पूरे एरिया में से कुछ एरिया को कवर कर देते हैं, यानी आप एरिया कम कर देते हैं, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कम कर देते हैं। होता क्या है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। यानी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपसे ये कहती है कि एरिया और वेलोसिटी आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। एरिया बड़ा हो जाएगा, निकलने वाले पानी की वेलोसिटी कम हो जाएगी। जब एरिया को छोटा कर दूंगा, एरिया को तंग कर दूंगा, कम कर दूंगा, तो निकलने वाले पानी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सो भाई आपसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहना ये चाहती है कि भाई एरिया जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। व्हेन यू कन्वर्ट दिस प्रोपोर्शनैलिटी इनटू इक्वालिटी यू गेट अ कांस्टेंट। सो लिहाजा a इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ओवर v। सो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी the product of area and velocity is always a constant. So equation of continuity की पहली चीज जो हमें समझ में आती है वो ये है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। वो कांस्टेंट क्या होगा, अब ये भी तो जरा जान लेते हैं। एरिया बोले तो मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी इज मीटर्स पर सेकेंड। इफ यू मल्टीप्लाई देम यू विल गेट मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब भाई मीटर क्यूब क्या होता है, मीटर क्यूब इज वॉल्यूम पर टाइम। सो इट इज कॉल्ड एज कैपिटल V ओवर S। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं, कांस्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट ऑफ AV, इसे बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। बड़ी अहम बात आ गई, वॉल्यूम फ्लो रेट, बड़ी अहम बात याद रखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ एरिया और वेलोसिटी जो था, वो जो कांस्टेंट था, वो कौन सा था, वो कांस्टेंट था वॉल्यूम फ्लो रेट का। यानी याद रखिएगा कि भाई दिस इज इक्वल टू कैपिटल V ओवर T। ये फॉर्मूला कैपिटल V ओवर T के इक्विवेलेंट है। अच्छा, अब एक बहुत मशहूर सवाल जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में से अक्सर फॉर आइडियल फ्लो, फॉर आइडियल फ्लूइड फ्लो द फ्लो रेट रिमेन्स सेम। याद रखिएगा नीमा बेटा, फॉर आइडियल और ऑलमोस्ट नॉन आइडियल फ्लूइड फ्लो रेट इज ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। एवं नॉन आइडियल के लिए भी जो फ्लूइड फ्लो रेट होता है वो तकरीबन कांस्टेंट होता है। बताता हूं आगे क्यों होता है। वो इसलिए होता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का जो प्रिंसिपल है ये क्या है, अगर आप इसके प्रिंसिपल को समझें तो बात समझ में आ जाएगी। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हमारे पास एक पाइप है, ऐसा पाइप है जो तकरीबन बाजे की तरह दिखता है। द पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये ऐसा पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म है। यानी एक साइड से देखें बहुत थिक है, चौड़ा है, मोटा है, और एक साइड से थिन या पतला। अब होता क्या है इसमें, ऑब्वियस ही बात है, कॉमन सेंस की बात है यार, जितना वाटर, जितना फ्लूइड इस साइड से अंदर की तरफ फ्लो करेगा वो डेल्टा M है, उतना ही फ्लूइड यहां से फ्लो आउट करेगा वो डेल्टा M है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आप पानी के पाइप में एक तरफ से 5 किलो पानी डालें और नीचे तरफ से 10 किलो पानी निकल रहा है, 35 किलो पानी निकल रहा है, बल्कि सलाब ही आ जाए, ऐसा तो नहीं हुआ। हमेशा ऐसे होता है कि भाई एक पानी के पाइप में जितना पानी आप डालते हैं उतना ही बाहर निकलता है। सो ये भी सेम एग्जैक्टली वैसे ही, जितना फ्लूइड एक तरफ से एंटर होगा उतना ही फ्लूइड दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा। यानी द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद रखिएगा इसका जो प्रिंसिपल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। बड़ा अहम अलमशहूर सवाल है कि ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बनाई गई है, ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बनाई गई है। ठीक है जी बच्चों, पॉइंट समझ में आता है। फिर बाज़ औक़ात सवाल ये पूछा जाता है कि जी व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एवी। एवी की डायमेंशंस क्या, एवी की डायमेंशंस भी मैंने आपके सामने हाजा लिख दिया, लिख दी हैं मीटर क्यूब पर सेकंड, आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख ली है, मुलाहिजा फरमा लीजिए। इसी मीटर क्यूब पर सेकंड को वॉल्यूम फ्लो रेट भी कहते हैं। लेट्स मूव लिटिल बिट फर्दर। एक सवाल है, उस सवाल की जाने बढ़ते हैं, फिर उस सवाल से ऑनवर्ड आगे मूव कर जाएंगे। बल्कि सवाल अभी नहीं करवाऊंगा, सवाल थोड़ी देर के बाद करवाऊंगा। सवाल से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स और कर लें, कॉन्सेप्ट्स के बाद आगे बढ़ेंगे। शाबाश भी शाबाश। लेट्स टॉक अबाउट बर्नौलीज इक्वेशन हियर। बर्नौलीज इक्वेशन पे थोड़ी सी गुफ्तगू यहाँ पे कर ली जाए अगर। व्हाट इज मेंट बाय बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन इसी तरह इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से उसकी एक्सटेंशन है, उसी से आगे निकलती है।
शाबाश भाई फरासत, शाबाश, गुड, ग्रेट, वेरी गुड। अब बच्चे आज एक्टिव है, मजा आता है। जब बच्चे एक्टिव होते हैं, यकीन करें मुझे बहुत मजा आता है। सो बर्नौलीज इक्वेशन, जैसे हमने कहा था, इस इक्वेशन की स्टेटमेंट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। उसकी इक्वेशन क्या है? याद रखिएगा, बर्नौलीज इक्वेशन कहती है सम ऑफ प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ऑफ यूनिट वॉल्यूम, जुमले पे गौर करना है, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ऑफ यूनिट वॉल्यूम, इट्स काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। सो भाई मैंने क्या कहा था? यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम से मुराद ये है, मान लो कि आपके पास फिर से एक ऐसा पाइप है। कैसा पाइप है? ऐसा पाइप है जो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के यानी तकरीबन बाजे जैसा। इस बाजे जैसे पाइप की मुख्तलिफ हाइट्स हैं। मुख्तलिफ हाइट से मुराद ये है, एक साइड से इसकी बुलंदी जरा ज्यादा है, इट इज एट हाइट H1, ये H1 हाइट पे है, और यहां से ये H2 हाइट पे है। ऑब्वियसली डिफरेंस ऑफ हाइट की वजह से इसमें जब वाटर फ्लो करेगा यहां से इनवर्ड और वहां से बाहर जाएगा, तो डिफरेंस ऑफ हाइट की वजह से डिफरेंट पॉइंट्स पे पानी की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी। जाहिर है, लेट्स से 1 लीटर वाटर इसमें से फ्लो कर रहा है, तो ऊपर यहां पे इस 1 लीटर पानी की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। बहता बहता जब नीचे आएगा, तो नीचे आने के वक्त पे यहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो चुकी होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी होगी। बर्नौलीज इक्वेशन आपसे कहती है, बख्तावर क्या हुआ? L3T-1H, ये आप किसकी डायमेंशन बता रही हैं? इसकी बता रही हैं? यस, L3T-1, एग्जैक्टली सही है बख्तावर, शाबाश। फरखंदा L3T मच्छी की, शाबाश भाई। अब साथ साथ मैंने आ गया कि साथ साथ चलते हैं, शाबाश भी, ग्रेट ग्रेट, शाबाश, गुड। तो मैं बात क्या कर रहा था? हाँ, मैं बात ही कर रहा था कि जब नीचे फ्लो करता हुआ जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। पॉइंट समझ रहे हैं? सो एट दिस पॉइंट देयर विल बी द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो बर्नौलीज ने ये कहा था, इन 1700 उसकी किताब आई थी फ्लूइड डायनामिक्स के नाम से, उसमें उसने काफी ज्यादा काम किया था। बर्नौलीज की हिस्ट्री कभी आपसे शेयर करूंगा। इसकी फैमिली में सारे मैथमेटिशियन थे, ही वाज द ओनली फिजिसिस्ट। तो खैर अभी इस पे बात नहीं कर रहा, बात सिंपल रख रहा हूं। तो भाई उसने कहा था कि किसी भी एक यूनिट वॉल्यूम के फ्लूइड का प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम हमेशा इक्वल है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का थोड़ा सा मुतालिया करें, तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम असल में है क्या चीज? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं 1/2 mv²। एंड व्हाट इज मेंट बाय वॉल्यूम? वॉल्यूम को अगर थोड़ा सा आप खोल के देखें, सो डेंसिटी क्या होती है? मास ओवर कैपिटल V। तो मेरा पुत्र वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम विल बी मास ओवर डेंसिटी। सो भाई मैं यहां पे, मेरा डस्टर किधर गया? मेरा तलिस्मी डस्टर। सो भाई यहां पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम मैं यहां पे लिख देता हूं, वॉल्यूम विल, ये वॉल्यूम कैपिटल V है, वॉल्यूम विल बिकम, ऊपर चला गया मास ओवर रो। तो भाई यहां पे वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये इट विल बिकम मास ओवर रो। ये मास मास से कट जाएगा, रो ऊपर चला जाएगा, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी विल बिकम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बिकम 1/2 रो V²। इसी वजह से ये इक्वेशन इस तरह मॉडिफाई हो जाएगी। प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोले तो 1/2 रो V² प्लस रो GH इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। राइट भाई, ये पॉइंट तो हमें समझ में आ गया, सिंपल सा पॉइंट था। सॉरी फरासत, इट्स ओके फरासत, कोई बात नहीं, क्या हो गया यार। तो यहां से हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है जी। सो वी हैव गॉट दिस पॉइंट कि अब हम इस रो V² को काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं और रो GH को पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं। अब यहां पे सवाल बड़ा मजे के, भाई इस हाफ रो V² की डायमेंशंस क्या हैं? ले सवाल आ गया, डायमेंशंस ऑफ 1/2 रो V², इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? इसकी डायमेंशंस ऑप्शन ए लिख देते हैं जाउल्स पर मीटर क्यूब, एक ऑप्शन लिख देते हैं पास्कल्स, एक ऑप्शन लिख देते हैं न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर, एक ऑप्शन लिख देते हैं ऑल की। क्या ख्याल है, कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? फिर आगे चलेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे।
प्रेशर वाली तैयबा, बहुत फास्ट सर्विस है भाई। ऑल, शाबाश, एक्सेलेंट, वेरी गुड। अगर आप यहां पे इसको देखें तो ये जो जाउल्स पर मीटर क्यूब लिखा हुआ है, व्हाट इज एक्चुअली जाउल्स? जाउल्स क्या होते हैं? ये Ml2T-2 जाउल्स। अगर इसको आप कन्वर्ट डिवाइड कर दें किस पे, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा आसान करके दिखाता हूँ डायमेंशंस के अलावा, डायमेंशंस बाद में निकाल के सिखाऊंगा, पहले यूनिट्स की बात कर लेते हैं। जाउल्स इज न्यूटन मीटर ओवर मीटर क्यूब, काट दो तो ये क्या बन जाएगा? न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। इसी को पास्कल्स भी बोलते हैं, यही पास्कल्स भी हैं। सो जाउल्स पर मीटर क्यूब इज पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दे ऑल आर सेम। सो ऑल करेक्ट ऑप्शन है। इसको बगैर सॉल्व किए भी करने का तरीका मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। देखें, इसे कहते हैं इल्म को इस्तेमाल करना, इल्म को अप्लाई करना। कैसे? आपको याद होगा जब मैं आपको छोटे होते बचपन में डायमेंशंस पढ़ाई थी, वहां पे मैंने कहा था हमेशा याद रखिएगा सेम डायमेंशंस ही आपस में ऐड हो सकती हैं। सो भाई 1/2 रो वी स्क्वायर अगर प्रेशर में ऐड हो रही है, इसका मतलब है इन दोनों की डायमेंशंस सेम होंगी। तो भाई अगर आपको इसकी डायमेंशंस नहीं पता तो इसकी डायमेंशंस आपको पता है क्या क्या होती हैं। पास्कल भी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है, इसकी डायमेंशंस को जाउल पर मीटर क्यूब भी लिखा जा सकता है। सो ये सारी की सारी डायमेंशंस इन सब की कॉमन है, सेम है। पॉइंट समझ में आता है बच्चों? दिस इज हाउ यू अप्लाई योर नॉलेज। अब एक कदम मैं मजीद आगे बढ़ता हूं, लेट्स मूव लिटिल बिट फॉरवर्ड। जबरदस्त बख्तावर, शाबाश। इसी तरह एक आखिरी बात मैं यहां पे बतानी भूल गया, ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है, इस भाई का प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन? जिस तरह हमने कहा था कि वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। सो क्योंकि सारी बात बता दी है इसलिए फिर भी बता देता हूं। इसका प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद रखिएगा। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे बेस करती है, जिस तरह वो मास पे बेस करती थी, यहाँ पे एनर्जी का सम कांस्टेंट है, लिहाजा इट बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया जी बेटा? तो वैसे ही बहुत छोटे, बहुत छोटे, हमारे बच्चे तो वैसे ही उस्तादों के सामने बहुत छोटे हो जाते हैं, मासूम। चलो भाई फिर आगे चलते हैं। एक सवाल आया करता कि इस बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं और कितनी है। सो एप्लीकेशंस बता के फिर 2-4 सवाल करवा के तो चैप्टर को खत्म करेंगे। नहीं, चैप्टर खत्म करने के फौरन बाद मैंने आज नहीं भूलना वो टेस्ट के सवालात करवाने हैं कुछ। शाबाश भी शाबाश, गुड फरासत, अरीबा, अनीसा, शाबाश। तो भाई अगली बात जो करनी थी वो करनी थी एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन की चंद एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस बोले तो इस्तेमालात। बर्नौलीज इक्वेशंस कहां पे इस्तेमाल होती हैं? सबसे पहले इसकी जो एप्लीकेशन है दैट इज आप सब लोगों ने, खास तौर पे जो बेटियां हैं इन्होंने यकीनन की होगी, इट्स फर्स्ट एप्लीकेशन इज टॉरिसेलीज थ्योरम। टॉरिसेलीज थ्योरम क्या कहता है? यकीनन वो तमाम बेटियां जिन्होंने गर्मियों के मौसम में कूलर से बोतलें भर भर के फ्रिज में रखने की ड्यूटी उठाई हुई है। सानिया बेटी बताऊंगा, अभी बताऊंगा आज बता दूंगा। जिन्होंने बोतलें भर भर के कूलर से फ्रिज में रखने की ड्यूटी रखी हुई है, ये काम संभाला हुआ है घर में, उन सब ने टॉरिसेलीज थ्योरम का मुतालिया जिंदगी भर अच्छी तरह किया होगा। कैसे किया होगा? जब कूलर ऊपर लेवल तक, हाई लेवल तक कंप्लीटली फिल हो तो उसकी टूटी खोलें तो बड़े प्रेशर से पानी, बड़ी वेलोसिटी से पानी निकलता है और बोतल जल्दी भरी जाती है। और अगर उसी कूलर में पानी कम हो और आप उसका टैप ओपन करें तो पानी निकलने की वेलोसिटी कम होती है, अच्छी खासी कम होती है कि आपको कूलर को आगे की तरफ उल्टाना पड़ता है, फिर जाके पानी आता है। तो ऐसा क्यों है? इसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया था भाई टॉरिसेलीज ने। उन्होंने कहा था कि सपोज कर लें कि आपके पास एक टैंक है, वाटर या कोई भी फ्लूइड का रेजरवायर है, और उसके बॉटम पे एक छोटा सा ऑरिफिस डेवलप हो जाता है। ऑरिफिस बोले तो छोटा सा सुराख डेवलप हो जाता है। अब मान लीजिए कि इसमें जो पानी का लेवल है दैट इज दिस वन, इट इज एट हायर लेवल। अब यहां से जब पानी निकलना बाहर शुरू होगा, इस पानी निकलने की वजह से ऊपर का पानी लेवल भी ड्रॉप करना शुरू कर देगा।
अब लेट्स से ऊपर से जो पानी नीचे आ रहा है उसकी वेलोसिटी v1 है जो कि अप्रोक्सीमेटली 0 है, बहुत कम है। यहां से निकलने वाले पानी की वेलोसिटी v2 है और जो डिफरेंस ऑफ हाइट है यानी सुराख से ऊपर जो पानी का लेवल है वो लेट्स से h1 माइनस h2 है। तो निकलने वाले पानी की वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, डेरिवेशन नहीं करवा रहा क्योंकि अब आप डेरिवेशन नहीं कर रहे, अब आप सिर्फ रिजल्ट समझ रहे हैं। वो डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, दैट v बोले तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स, यहां से निकलने वाले पानी की वेलोसिटी को स्पीड ऑफ एफ्लक्स कहते हैं, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2g h1 माइनस h2। बल्कि थोड़ा छोटा लिखा गया, बड़ा लिख देता हूं, दिस v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2g h1 माइनस h2। अब यहां पे काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि दिस स्पीड ऑफ एफ्लक्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट अबव द ऑरिफिस ऑफ लिक्विड। पानी की हाइट इस टैप से ऑरिफिस से ऊपर जितनी ज्यादा पानी की हाइट होगी उतनी ज्यादा निकलने वाले पानी की वेलोसिटी होगी, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ एफ्लक्स। सो टॉरिसेलिस थ्योरम तो आपके सामने आ गया। अगर अब आपसे कोई पूछ ले भाई GH की डायमेंशंस क्या हैं, तो उसकी डायमेंशंस वेलोसिटी वाली हैं LT माइनस 1 बोले तो मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे परेशान नहीं होने का कि भाई ये कौन सी डायमेंशंस आ गई, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही, देखी नहीं हुई। आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी में भी सेम ऐसी डायमेंशन देखी थी, स्केप वेलोसिटी में भी, और यहाँ पे भी सेम ऐसी डायमेंशन, सेम ऐसा फार्मूला देख रहे हो। इसके बाद जो सेकंड इसकी एप्लीकेशन है दैट इज रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी। सर जी अगर कूलर का ढक्कन टाइट हो तब भी पानी कम आता है, उसकी वजह ये है कि यहाँ से एयर टाइट हो जाती है। एयर टाइट से मुराद ये है जैसे जैसे पानी नीचे आता है उस जगह को फुल करने के लिए एयर रिक्वायर्ड होती है। सो अगर एयर बंद कर दी जाए पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो यहाँ से पानी बाहर भी नहीं जाएगा, यानी वो वाटर इनसाइड द कूलर कॉम्पैक्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एयर टाइटनिंग फिनोमेना। अच्छा यार उसके बाद जो दूसरी एप्लीकेशन है दैट सेकंड एप्लीकेशन इज उसका नाम है, हाँ अभी मैंने बताया था, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी। प्रेशर और वेलोसिटी का रिलेशन अगर मैं इसको काले से लिख दूं तो जरा मजा आएगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी। P एंड V यार इसके ऊपर ना हमारे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जरा एक्सप्लेन करूंगा फिर उसके बाद आगे चलूंगा। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक ऐसी डक्ट है, एक ऐसा पाइप है, डक्ट बोले तो पाइप है जिसका एरिया भी नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे मैंने भी पहले बताया था, दे हैव नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक जगह से बहुत थिक है और एक जगह से भाई थोड़े से थिन है सेंटर से, फिर उसके बाद दोबारा थिक हो जाते हैं। तो ऐसे केस में जरा देखिएगा, ऐसे केस में बल्कि इसको खोल ही देते, हमारे पास तीन एरियाज हैं। वो तीन एरियाज कौन कौन से? लेट्स से दिस इज एरिया ए, दिस इज बी, दिस इज सी। यहां से जनाब फ्लूइड एंटर होना शुरू हुआ और फ्लूइड एंटर हुआ ए में, ए से होता हुआ बी में गया, बी से फिर सी में गया। अब मेरा बच्चों आप लोगों से सवाल ये है कि किस रीजन में वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, मुझे सिर्फ ये बताएं। सवाल मेरा आप लोगों ने सुन लिया, सवाल इंतहाई सिंपल और मासूमाना सवाल था कि भाई इन तीनों में से किस रीजन में, किस इलाके में वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। सिंपल, हाँ जी वेंचरीज पढ़ाऊंगा, वेंचरीज बता दूंगा क्या होता है। एमकैट में नहीं है पर इट इज इन नम्स के हवाले से करवा रहा हूं। हाँ जी भाई आप सब लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि मैंने भी बताया था कि फॉर द केस में मैंने मिटा दिया, फॉर द केस ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जहां पे एरिया कम वहां पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा। सो इन दैट रीजन वेलोसिटी इज गोइंग टू बी हाई, वेलोसिटी इज गोइंग टू बी मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी। याद रखिएगा जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे वेलोसिटी कम होती है। सो इसके मुताबिक जो सेंट्रल रीजन होगा, सेंट्रल रीजन में प्रेशर लो होगा और साइडों पे, इन साइड्स पे जहां पे वेलोसिटी लो थी, वेलोसिटी कम थी, यहां प्रेशर हाई होगा। अब भाईजान ये वाली जो इटसेल्फ इक्वेशन है, जो ये इटसेल्फ एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन की इटसेल्फ आगे बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। जिस तरह जब एक बॉलर बॉल करवाता है, आपने अक्सर क्रिकेट में देखा होगा, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा,
सो बी होगा। जी बेटा हबीबा शाबाश। मैंने जिस तरह आप लोगों को, बल्कि आप लोगों ने ऑब्वियसली सबने ये देखा होगा, क्रिकेट फॉलो किया होगा कि जो जो स्विंग करवाने वाले बॉलर्स हैं वो क्या करते हैं, अक्सर शाहिद अफरीदी पे ये केस भी पड़ गया था, उसने बॉल को सेफ समझ के चक मारने की, बाइट करने की कोशिश की थी। सो उसने हरकत क्यों की थी? क्योंकि बॉलर जब बॉल करवाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा बाज बाइट कर लेते हैं, जिसे बॉल टेम्परिंग कहते हैं, या अपने पजामे से अच्छी तरह रगड़ के बॉल की एक सरफेस को साफ करते हैं। सो व्हाट डू दे एक्चुअली डू, जब वो बॉल को एक तरफ से साफ कर लेते हैं तो बॉल की एक साइड अच्छी खासी स्मूथ हो जाती है और एक साइड रफ हो जाती है। एक साइड बॉल की स्मूथ, एक साइड रफ। अब रफ करने के लिए वो बाजू का बॉल को बाइट भी करते हैं, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी शाहिद अफरीदी की बॉल टेम्परिंग के केस में। तो भाई जहां पे स्मूथ साइड होगी बॉल की वहां पे वेलोसिटी हाई हो जाएगी, वहां पे एयर इजीली पास कर जाएगी, यहां पे वेलोसिटी लो। जहां पे भाई वेलोसिटी हाई है वहां पे प्रेशर लो हो जाएगा, और जहां पे वेलोसिटी लो है वहां पे प्रेशर हाई हो जाएगा। सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फोर्स लगेगी और ये बॉल इस तरफ स्विंग हो जाएगा, और बैट्समैन को समझ भी नहीं आएगी कि बॉल कहां से कहां चला गया, बॉल को देख भी नहीं पाएगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी। अगर तो प्रेशर और वेलोसिटी का रिलेशन आपको समझ में आ गया है तो फिर एक सवाल वकार यूनुस जैसे पजामे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी एग्जैक्टली। तुम तो लगता है वो अच्छी खासी फैन हो तैयबा बच्ची, वो क्रिकेट की, तो ये होता था ऐसे एग्जैक्टली, रगड़ रगड़ के वो बॉल को खराब किया करते थे, एग्जैक्टली ऐसे ही है। सो भाई अगर तो आपने ये पॉइंट समझ लिए तो फिर आप मेरे अगले सवाल के जरा जवाब दीजिएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं पी एस इन, वैसे अब लिखने की जरूरत नहीं, आप लोगों को यकीनन समझ तो आ ही गई है बात, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं P is inversely proportional to V। हाँ भाई सवाल क्या है, जरा सवाल सुनिएंगे गौर से। सवाल है जी, if air is blown between two balls, दो बॉल्स के दरमियान से अगर एयर ब्लो करवाई जाए, फेंकी जाए, what will happen? बॉल्स को क्या होगा? ऑप्शन ए कम क्लोज। अब ये सवाल पहले सुन लीजिएगा जवाब देने से पहले सारा। ऑप्शन ए गो अवे, रिमेन सेम, नन। बॉल कहां है जी? बॉल यहां है। ये दो बॉल जनाब हैंग किए गए हैं, अगर इनके दरमियान से हवा गुजारी जाए, व्हाट विल हैपन? दे विल कम क्लोज, दे विल गो अवे, दे विल रिमेन एट द सेम पोजीशन एट विच दे आर, और फिर इन द एंड नन। क्या ख्याल है? जी वो बच्चों मेरा जवाब दीजिएगा इसका, फिर उसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे। जवाब देंगे तो फिर आगे चलूंगा। फरखंदा ने जवाब दिया ए, मोमिना ने जवाब दिया ए, रन्नार ने जवाब दिया ए, कम क्लोज हबीबा ए, शीजा है। सारे बच्चे मेरे छा गए, शाबाश। एग्जैक्टली जब इसके दरमियान से हवा ब्लो की जाएगी, सेंटर में एयर की वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, साइडों पे प्रेशर ज्यादा, एंड इन द एंड व्हाट विल हैपन? दे विल कम क्लोज, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। शाबाश हसीना बेटी, पॉइंट समझ में आया? बी नहीं है लारिश, ये कॉमन मिस्टेक है जो आपने की है, गो अवे की। सेंटर से जब हवा गुजरेगी, देखें मैं समझाता हूं, दो बॉल सेंटर से हवा गुजरी, सेंटर में करके देखिएगा, ये दो बॉल लटका के बीच में फूंक मारने की कोशिश कीजिएगा। सेंटर में जब हवा की स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर कम, साइडों पे प्रेशर ज्यादा, ज्यादा प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ दे विल ट्राई टू कम। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जिस तरह आपकी एक्सरसाइज में था कि भाई अगर एक शख्स फास्ट मूविंग ट्रेन के पास खड़ा हो तो चांसेस हैं कि ऊपर गिर जाएगा। आप कहते थे यस चांसेस हैं कि ऊपर गिर जाएगा क्योंकि बीच में प्रेशर कम हो गया। हाँ भाई सीना आप बताइएगा, आप मैंने एक्सप्लेन किया, क्लियर हुआ कि दोबारा करूं? यस भाई, यस 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 यस
एग्जैक्टली शीजा बोर्ड्स वाला भी यही है। फरा आप पॉइंट समझ में आया आपको? अरफा नॉट बी। पहले अवे क्यों होंगे यार मुताहर? अवे होने की रीजन बताओ। मैंने हमको कम क्लोज की रीजन बताइए, आप अवे होने की रीजन बताओ। हाउ अवे? नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। देखिए हसीना, ये जो आपका जवाब है ना अवे वाला, ये एक उस कॉमन बच्चे का जवाब होना चाहिए जिसने साइंस नहीं पढ़ी हुई। हम में और साइंस ना पढ़ने वाले बच्चों में फर्क यही है कि हम साइंटिफिक नॉलेज को एक्चुअली अप्लाई करके चीजों को देखते हैं। हसीना, आपने एक एक्सपेरिमेंट ऐसा करके देखना है, आपने कोई बिल्कुल लाइट से दो बॉल्स यानी पेपर बॉल्स को एक धागे के साथ बांध के लटका के बीच में से हवा ब्लो करनी। यू विल सी दोज बॉल्स विल कम टुगेदर क्लोज, एक दूसरे के करीब आएंगे। लारिश, व्हाई फर्स्ट अवे? दे विल नॉट गेट अवे। हाँ, अगर अवे होंगे भी तो फॉर अ सेकंड, फॉर अ वेरी स्लो सेकंड, एक सेकंड से भी कम टाइम के लिए अवे होंगे। उस वक्त अवे होंगे कि अगर आपकी ब्लो जो है, भूख जो है, बॉल के बीच में नहीं है बल्कि किसी एक आधे बॉल को लग रही है। अगर बॉल को लग रही है तो फिर शायद अवे हो जाए। इफ इट इज इन द सेंटर ऑफ द बॉल्स दे विल नेवर एवर गो अवे, कभी भी अवे नहीं जाएंगे। बीच में प्रेशर कम हो जाएगा, साइडों पे प्रेशर ज्यादा होगा और साइडों से वो सेंटर की तरफ आएंगे। इसी तरह आपने वो बोट्स वाली एग्जांपल भी की थी कि भाई जो दो रोबोट चल रही हैं और बीच में उनके बीच में वेलोसिटी ज्यादा है, साइडों पे वेलोसिटी कम है, साइडों पे प्रेशर ज्यादा होने की वजह से दो रोबोट्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे और आपस में टकरा जाएंगे। ठीक हो गया मुतार? वो एक आधे मिनट के लिए यार हो सकता है कि बीच में पीछे हो जाए, वरना वो हमेशा सेंटर में करीब ही आएंगे, एक दूसरे के दूर नहीं जाएंगे। हसीना, पॉइंट समझ में आया कि नहीं बताइएगा। इसी तरह का फिर एक सवाल और करते हैं आखिरी, फिर अगले एक दो कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। मेरे पास टाइम है अभी, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा आज भाई। उसके बाद एक सवाल है, क्वेश्चन है जी, स्पीड ऑफ एफ्लक्स is 100 meters per second. Area of cross section of orifice is 0.06 centimeters square. What is the volume of water flown per second? वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने बताना। देखें, आपको स्पीड ऑफ एफ्लक्स बोले तो v भी गिवन है और जबरदस्त, क्या बात है बख्तावर, जबरदस्त, आप प्रैक्टिकली डिड दिस। क्यों भाई आयशा? तो फिर ऐसे क्यों होता है जैसे मैंने कहा, ये कोई और ऑब्जर्वेशन देखी आपने। सो हेयर वेलोसिटी इज गिवन, हेयर एरिया इज गिवन, हेयर टाइम इज गिवन पर सेकेंड। अब आपने v फाइंड करना है, तो यहां पे आप फॉर्मूला लगाएंगे a स्मॉल v इंटू कैपिटल V ओवर t। तो भाई कैपिटल V वुड बी a स्मॉल v इंटू t। a को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना ना, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना ना भूलिएगा। जस्ट कन्वर्टेड। एग्जैक्टली, पेजेस से भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है। पेजेस से एक्सपेरिमेंट कैसे हो सकता है, बल्कि मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। शराज बेस्ती ना हो जाए, बस एक मैं एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाता हूँ। अगर मेरे पास, सर जी ये पैड दिखाइएगा जरा, ये एक पेज ले लूं मैं। सो लेट्स सी इट। ऊपर ब्लो किया, ये देखिएगा, द पेज इज डाउनवर्ड। ऊपर ब्लो में ऊपर कर रहा हूं, पेज ऊपर क्यों आ रहे? देखे, जब मैंने पेज के ऊपर ब्लो किया, ऊपर वेलोसिटी बढ़ गई, नीचे वेलोसिटी कम हुई, प्रेशर ऊपर की तरफ हुआ और पेज ऊपर आ गया। दोबारा देखिएगा, पेज ऊपर आ गया। ऊपर ब्लो करने की वजह से पेज ऊपर आ रहा है, बिकॉज ऊपर वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज्यादा, पेज विल कम अपवर्ड। शराज, चले बाकी बच्चों को भी मैंने करके बता दी, सिंपल सी चीज थी। ठीक हो गया? ओके, यू कैन सॉल्व इट। आप इसके जवाब निकाल लेंगे, यू कैन सॉल्व इट, आप इसको कर लेंगे ना, सॉल्व करवाने की जरूरत तो नहीं है। आगे चलूं?
चलें जी, लेट्स मूव लिटिल बिट फॉरवर्ड, एक कदम आगे चलते हैं। हाँ भाई, रिलेशन के बाद अगला जो टॉपिक है, अगली जो एप्लीकेशन है इसकी, दैट इज 10⁻⁻⁻. सॉल्व कर लीजिएगा। मेरे ख्याल में मुझे सॉल्व करवा ही देना चाहिए। चलें करवा देता हूं। वॉल्यूम इज AV/T, सॉल्व करवा देता हूं क्योंकि मुख्तलिफ आंसर्स आ रहे हैं। एरिया जो था वो 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर था, वेलोसिटी थी 100। तो भाई इसको आप अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बिकम 0.06 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट, इंटू 100। तो भाई जब ये 100 4 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 0.06 इंटू 10⁻⁻²। जब ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर्स क्यूब, राइट। पॉइंट समझ में आ गया बच्चों? सिंपल सा था, सॉल्व करवा दिया मैंने। सॉल्यूशन देख लीजिएगा इसका। डन भाई, डन हो गया। इसके बाद जो अगला रिलेशन है, दैट इज थर्ड वन, वेंचुरीज रिलेशन। बस वेंचुरीज रिलेशन 1 मिनट के लिए सुन लीजिएगा। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन वेंचुरीज रिलेशन? वेंचुरीज रिलेशन भी इसी डक्ट, इसी पाइप की मदद से फाइंड किया गया जो मैंने आपको पहले बताई, जिसमें सेंट्रल क्रॉस सेक्शनल एरिया थिन है और साइडों पे थिक है, साइडों पे मोटा है, लाइक दिस हेयर ड्रॉन इन फ्रंट ऑफ यू। इस केस में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस पाइप को, इस डक्ट को क्या कहते हैं? इस डक्ट को कहते हैं वेंचुरीज डक्ट, और ये इस्तेमाल होती है वेंचुरी मीटर में। वेंचुरी मीटर का काम क्या है? वेंचुरी मीटर का काम है टू मेजर स्पीड ऑफ फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी को, स्पीड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस वेंचुरीज मीटर में वेंचुरीज डक्ट यानी ऐसा पाइप इस्तेमाल होता है। इस पाइप में कौन सा फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूं। P वेंचुरीज रिलेशन है क्या? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V स्क्वायर। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज वेंचुरी रिलेशन। बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी को हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, आपके सामने वेंचुरीज रिलेशन भी आ गया। सो भाई एक आखिरी एप्लीकेशन आज के लिए, इस चैप्टर की एक आखिरी एप्लीकेशन जो कि हमारे मेडिकल के बच्चों के साथ मुंसलिक है। बस 5 से 7 मिनट इस पे बात करूंगा, आपने सिर्फ गौर से सुननी है। फिर पुराने न्यूमेरिकल्स और टेस्ट के ऊपर, टेस्ट के कोर्स पे बात करूंगा। फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो पे बात करने से पहले थोड़ी सी बात प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड पे। ऑल के आप लोग ब्लड के बारे में मुझसे बहुत ज्यादा कहीं जानते होंगे, बिकॉज यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट। आई डू नॉट हैव एनी मेडिकल बैकग्राउंड, सो मुझसे ज्यादा आपका नॉलेज ब्लड पे है, लेकिन स्टिल मैं कुछ बातें बता देता हूं। लेट्स कंपेयर ब्लड विद वाटर। ब्लड और वाटर को थोड़ा सा अगर हम कंपेयर कर लें, कंपैरिजन के हवाले से, व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ब्लड एंड वाटर। तो याद रखिएगा ब्लड और वाटर की डेंसिटी ऑलमोस्ट नियरली सेम है, सेम एज दैट ऑफ वाटर। पहली लाइन लिखी हुई है इस किताब की। तो वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। तो भाई ब्लड की भी यही होगी, 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। अब ब्लड की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी आपस में बराबर है। ब्लड और वाटर की विस्कोसिटी में क्या रिलेशन होगा जरा वो भी देख लें। ब्लड इज मोर विस्कस देन वाटर। ब्लड की विस्कोसिटी है 3 to 5 टाइम्स द विस्कोसिटी ऑफ वाटर। अगर पानी की विस्कोसिटी हो 8.9 इंटू 10⁻⁻⁴ पास्कल सेकेंड्स, तो आप ब्लड की विस्कोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं।
ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट 50% ऑफ आरबीसी, हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। 50% ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हेमोग्लोबिन थिक, डिफिकल्ट टू फ्लो, विस्कोसिटी ज्यादा गोल गोल से होते हैं। आप लोगों ने माइक्रोस्कोप में यकीनन देखे भी होंगे, वो बटर स्कॉच कैंडी आती थी गोल सी, वैसा हेमोग्लोबिन का एक सेल होता है। तो दे आर डिफिकल्ट टू फ्लो वन ऑन अनदर, तो इस वजह से उनकी विस्कोसिटी वाटर से कहीं गुना ज्यादा। अच्छा, अब एक बड़ा मुश्किल सा नाम जो मुझे बचपन में लगा करता था, ब्लड मेजर करने के लिए, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज स्फेग्मोमैनोमीटर। यानी कि एक पैड सा आपके इस बाजू पे चढ़ा दिया जाता है और एक टूटियां से डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा लेते हैं, जो इंशाल्लाह आप लोग भी कल को ऐसे गलों में डाल के ऐसे बाहर फिरा करेंगे। कभी अगर आप गुजरे ना फातिमा, मेरा घर तो फातिमा मोरिल के पास है यहाँ पे लाहौर में, तो अगर आप, वो शशका ही वखरा है बाबा जी, वो एक तशन ही अलग है। आप फातिमा मोरिल के पास से गुजरे तो डॉक्टर हैं वाइट एप्रन पहन के, वो स्टेथोस्कोप लगा के बाहर घूम रहे होते हैं। सो एक इट इज अ प्राउड मोमेंट, इंशाल्लाह you will enjoy it. Just imagine yourself sometimes that you are wearing that white apron and wearing that stethoscope in your neck, around your neck, और आप बाहर जा रहे हैं, people will look at you कि माशाल्लाह देखें डॉक्टर जा रहे हैं इंशाल्लाह जी। सो बात कहीं की कहीं निकल गई, बात जरा जज्बाती हो गई। तो बात में ही करने लगा था कि स्टेथोस्कोप लगा के और स्फेग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। आपने गौर से सुनना है ब्लड प्रेशर मेजर कैसे होता है। ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है लेफ्ट आर्म के अंदर मौजूद जो हमारी वेन्स है। नाउ यू नो दैट द वेन्स आर इन्फ्लेटेबल। इन्फ्लेटेबल बोले तो दब सकती हैं, दबाई जा सकती हैं। अगर आपने जिंदगी में कभी बोतल पी हो स्ट्रॉ के साथ, तो वो जो स्ट्रॉ होता है दैट इज इन्फ्लेटेबल, यानी वो दब सकता है। अब मैं आता हूं ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कि जब डॉक्टर इंशाल्लाह आप किसी पेशेंट के बाजू पे वो जो पैड रैप करके ब्लड प्रेशर मेजर करना शुरू करेंगे, तो एक्चुअली यू आर प्रेसिंग, आप प्रेशर बढ़ा रही हैं एयर का, आप बाजू के अंदर मौजूद वेन्स को जकड़ रहे हैं। होता क्या, प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, बाजू के अंदर मौजूद तमाम वेन्स जकड़ी जाती हैं, बंद हो जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं, दब जाती हैं, कोई भी ब्लड उनमें से फ्लो नहीं कर पाता। बिल्कुल ऐसे जैसे आप जब बोतल पी रहे हो और आपका दोस्त कहे कि यार मैनू भी तो चखा जरा, और आप उसे चखाने के लिए जब स्ट्रॉ उसके आगे करें, स्ट्रॉ को दबा दें। जब आप स्ट्रॉ को दबा देंगे, वो बेचारा खींचता रहेगा स्ट्रॉ में से, किसी किस्म की कोई बोतल उसके मुंह तक नहीं जा पाएगी। वैसे ही यहां से सारी की सारी वेन्स दब जाती हैं। मीर कामरान, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, एक मिनट। वेन्स दब जाती हैं और ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, ब्लड फ्लो रुक जाता है। फिर डॉक्टर यानी आप लोग क्या करते हैं, उस वॉल्व को हल्का सा रिलीज करना शुरू करते हैं, यहां से प्रेशर रिलीज करना शुरू करते हैं, कम करना शुरू करते हैं। एक पॉइंट आता है प्रेशर कम करते हुए कि जब हल्का सा वेन्स का डायमीटर ओपन होता है और प्रेशर से वो खून गुजरता है। तो भाई ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने अपने दोस्त को वो बोतल का स्ट्रॉ बंद करके पकड़ा दिया था। जैसे ही आप उस स्ट्रॉ को छोड़ेंगे, हल्का सा लूज करेंगे, वो खींची जा रहा है, कैसी आवाज आएगी, ऐसी एक साउंड प्रोड्यूस होगी, दैट साउंड इज कॉल्ड एज गार्गल साउंड। वो जो गार्गल साउंड होगी, उस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट इज द अपर प्रेशर। अपर प्रेशर बोले तो सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज 120 टॉर। किताब में 120 लिखा हुआ है, लेकिन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, फॉर मेल एंड फीमेल, इट कैन वेरी अप टू 120 to 130 टॉर्स। फिर क्या होगा, आप मैं बताता हूं मीर कामरान, मैं एक मिनट आपको आपकी बात का जवाब देता हूं, एक मिनट। फिर क्या होगा अगर आप उन वेन्स को मजीद रिलीज करते जाए, प्रेशर रिलीज करते जाए, वो जो गार्गल साउंड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी और एक पॉइंट पे गार्गल साउंड खत्म हो जाएगी। जिस पॉइंट पे वो गार्गल साउंड खत्म होगी, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज डायसिस्टोलिक। डायसिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं उसे। दैट इज फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इट मस्ट बी 80 टॉर, मगर 80 टॉर नहीं होता। इवन फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इट इज 70 to 80 टॉर। इट कैन वेरी फ्रॉम 70 to 80 टॉर। अच्छा मीर कामरान, मैंने लिखा ही हुआ है ब्लड विस्कोसिटी इज 3 to 5 times द विस्कोसिटी ऑफ वाटर। वाटर की विस्कोसिटी लिखी हुई है 8.9 into 10⁴, और ब्लड की लिखी हुई है वो 3 से 5 गुना ज्यादा होती है।
पानी से 3 से 5 गुना ज्यादा होती है। तो अगर आप 5 गुना लगाओ ना इससे, तो इसका 5 गुना 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट इंटू 10⁻³ आएगा। ठीक है, ठीक है मीर कामरान। सो भाई सिस्टोलिक प्रेशर भी हो गया, डायसिस्टोलिक प्रेशर भी हो गया। लो भाई, अब डू यू नो, एक आखिरी बात करके फिर मैं वापस सवालात की तरफ आऊं। अच्छा, कुछ सवालात करूंगा, वो सवालात ये हैं कि जरा आप लोग क्या बता सकते हैं कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज मैक्सिमम ब्लड प्रेशर। अगर मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जाम्पल मी, हेड, नेक, चेस्ट, बेली, लोअर बेली, लेग्स, फुट, किस पांव तक की बात करूं, किस पॉइंट में किस पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम होती है। सो भाईजान, ब्लड प्रेशर की वैल्यू कहां पे मैक्सिमम होती है, जरा गौर से सुनिएगा। ये है हमारा दिल, पता नहीं हमारा है कि किसका, खैर बात बाहर निकल गई। एंड दिस इज द अपर बॉडी, यानी जो हार्ट से, चेस्ट से ऊपर की बॉडी है। एंड दिस इज द लोअर बॉडी विच वी कॉल से हमारी टांगे है, ये एक टांग डोरेमोन की, ये डोरेमोन की दूसरी टांग। तो भाई अब कहानी क्या होगी, विच पार्ट ऑफ द बॉडी विल हैव द ग्रेटेस्ट ब्लड प्रेशर, वाई? यस एग्जैक्टली, नेक नहीं आयशा। सुनो, हार्ट के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड पंप करना मुश्किल है, जबकि हार्ट के लिए इनटू द ग्रेविटी, इनटू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ब्लड पंप करना आसान है। इसलिए हार्ट इजीली टांगों की तरफ ब्लड पंप कर सकता है। सो द वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर इन द लेग्स इज ग्रेटर देन द हेड और नेक। ये कॉमन मिस्टेक है, बल्कि अगर आप किसी हकीम से सुने ना, तो वो कहते हैं गोरा होने का एक तरीका ये भी है, ये एक टोटका ये भी है कि आप ऐसे सर के बल लेटे, ताकि अगर सर आपका नीचे होगा तो आपके खून का फ्लो जो है वो सर की तरफ, मुंह की तरफ जाएगा और आपकी स्किन ग्लो होना शुरू हो जाएगी। सो ये भी है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं किसी शादी पे जाने से पहले तो करके देखिएगा। खैर मैं वापस अपने टॉपिक की तरफ आता हूं। तो यहाँ पे लेग्स में, फुट में, यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू है दैट वुड बी ग्रेटर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि जी मुमिना नेक नहीं, मैंने भी समझाया इस पॉइंट को, समझ में आया तो बताओ। अगर आप चाहते हैं कि जी आपका ब्लड, ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल है, उसे एक्सप्लेन करने लगा यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि जो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर की वैल्यू आपकी बॉडी में है वो मिनिमम हो जाए, मैक्सिमम ब्लड प्रेशर की वैल्यू मिनिमम कैसे हो सकती है? मैंने बायो में प्रैक्टिकल किया था, लड़की के बाजू पर एंड प्रेशर 300 कर दी। ओए होए, बच्ची बच गई। दिल दबा और लता डंडा हाँ जी, मतलब एक स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ की है। तो भाई यहाँ पे देखिएगा, जब बॉडी स्ट्रेट फ्लैट लेटी हो, ये बंदा बड़े मजे से ऐसे मोबाइल दोनों हाथों से पकड़ के मैसेंजर पे लगा हुआ है और ये बिल्कुल फ्लैट लेटा हुआ। तो जब बॉडी बिल्कुल फ्लैट लेटी हो तो हार्ट के लिए हेड और नेक और लेग्स एक ही लेवल के ऊपर होती हैं, लिहाजा जब इंसान लेटा हो तो उसके लिए ब्लड प्रेशर की वैल्यू गर्दन पे और टांगों में बराबर हो जाती है, तब ब्लड प्रेशर सेम हो जाता है। 2 से 3 मिनट और लूंगा भाईजान, ठीक है। डेरन सैमी क्या डेरन सैमी फेयर एंड लवली खाए, लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब वो ज़हरा ने मेरा सर फाड़ देना यकीनन। मैं 2-1 सवाल फटाफट से डिस्कस कर लूं, मेरा मोबाइल कहाँ है, तो बस वो डिस्कस करके फिर मैं भाग जाऊंगा। वेयर इज द क्वेश्चन। अल्लाह करे मुझे फटाफट से लफ्ज़ हैं, मुझे बार बार घड़ियां भी दिखाई जा रही हैं, बस 1 मिनट और। हाँ FLP बता के जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट था भाई, फटाफट से सुन लें, आपके पास यकीनन वो होगा, वो कुछ ना कुछ होगा लिखने को, और FLP भी सामने होगा। द पावर डेवलप्ड बाय 50 kilograms बॉय मूविंग with a velocity of 2 meters per second upward in a direction making an angle 60 degree with the vertical। तो भाई कहानी कुछ ऐसे थी
कि ये बॉय ऊपर की तरफ जा रहा है, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री रह जाएगा। इसकी पावर बतानी थी, वेट इज गोइंग डाउनवर्ड, वेलोसिटी इज गोइंग एट दैट पॉइंट। तो भाई बड़ा मजे का सवाल है। यहाँ पे देखिएगा ये 30 डिग्री है। यहाँ पे देखिएगा वेट और वेलोसिटी में एंगल कैलकुलेट करना है। दिस इज वेट बोले तो वेलोसिटी, द एंगल इज 60 डिग्री हमें बता चुका है। सो पावर इज इक्वल टू, बचपन में बताया था, एफ वी कॉज ऑफ थीटा, एफ इज इक्वल टू एम जी, वेलोसिटी इज गिवन कॉज ऑफ 60 डिग्री। यू कैन पुट ऑल द वैल्यूज, आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, जवाब निकाल सकते हैं। तो यू कैन कैलकुलेटेड कर लोगे ना। मैथ्स है आपके पास 50, जी ले लो 10, वी ले लो 2 और cos 60 is 1/2 कट गया। सो ये 500, तो 500 के करीब करीब जो जवाब है भी कि कोई नहीं है, डी जवाब 500 के करीब जो है 490, तो 490 इसका आंसर है। ठीक है जी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन था इसी पेपर का, बस वो सुन लें फटाफट से, फिर मैं एफएलपी के ऊपर बात करूंगा। आपका जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था, 5 किलोग्राम काट है, mass is 5 kilogram, is moving horizontally at a velocity of v1 is 6 meters per second। उससे आप मूव करवाना चाहते हैं हाई वेलोसिटी यानी 10 meters per second पे। हाउ मच नेट वर्क इज डन, कितना काम करना पड़ेगा। तो बच्चा बड़ा आसान सा सवाल है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का सवाल है। अब अख्तावर मैं बता के जाऊंगा सिर्फ 1 मिनट। W is equal to डेल्टा के ई, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आप सिंपली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, यानी 1/2 mvf माइनस 1/2 mvi कैलकुलेट कर लें, वही वैल्यू वर्क डन की होगी। सो यू कैन डू इट। अब आप ये कर सकते हैं, मैं नहीं करवाऊंगा। अच्छा, फिर उसके बाद एफएलपी के ऊपर आ जाए। जहां तक आपका लास्ट टाइम टेस्ट हुआ था वो क्या हुआ था, 2 टेस्टों में आप अभी तक मुझे मेजरमेंट्स के ऊपर टेस्ट दे चुके हैं, इक्विलिब्रियम के ऊपर टेस्ट दे चुके हैं, फिर आप फ्री फॉल यानी चैप्टर नंबर 3 पे और चैप्टर नंबर 4 पे टेस्ट दे चुके हैं। बताइएगा चैप्टर नंबर 4 पे वर्क एनर्जी पे आप लोगों ने अभी तक टेस्ट दिया कि नहीं दिया कोई? हाँ जी, ये दे दिया। अभी वर्क एनर्जी का था और क्या था, हाथ दोगे था। अब आपको जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 पे होगा, फ्लूइड डायनामिक्स और एंगुलर मोशन पे होगा। ठीक है जी, उन आराम से। सो एमडी कैट प्लस नमज, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। लें जी, फिर यहां पे मुझे इजाजत है। आपका चैप्टर नंबर 6 हैज गॉन, एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटेड, इंशाल्लाह मंडेज ऑनवर्ड। अच्छा यार, अगर ऐसा करूं, एक मशवरा मेरे ज़हन में है और बड़ा आसान है। एक मशवरा मेरे ज़हन में ज़रा आसान है, कोई नहीं हो जाएगा। वो ये कि देखें, चलिए कुछ नहीं है, याशी कर डिस्कशन नहीं करवाऊंगा मैं, ऐसे ही आप लोगों को तंग करने लगा था, पर कोई फायदा नहीं। सर जी चंगी याशी है, और याशी है पढ़ाई याशी नहीं तो और क्या। सबसे आसान काम दुनिया का पढ़ाई है, यकीन करें, सबसे आसान काम दुनिया का पढ़ाई है। भी नहीं मैं पढ़ने पढ़ाने में लगा हुआ, आसान तरीन काम है। सो लेट्स वाइंड इट अप हियर। टेस्ट आपका है, टेस्ट दे के जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।